टेलीफोन स्टॉक में मिले नॉर्वे के बुक सेलर मोहम्मद अनवर सूफी से, जिन्हें नॉर्वे आए आधी सदी होने को है। सूफी साहब पिछले 40 बरसों से ओस्लो में उर्दू जबान की किताबों की दुकान चला रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी और उर्दू की खिदमत भी जारी है। जब नया नया आया था तो मैं इस दुकान पे खाली बोतलें एक मशीन में आती थी जो नीचे जमा होती थी, तो उनको मैं उनके क्रेट्स में डालता था। ये मेरा काम था और इसके मुझे पैसे मिलते थे। ओस्लो में ही किसी शॉप की बता रहे हैं? हाँ जी, जेंस इवनसन दुकान का नाम था। अब वो दुकान नहीं रही। दुकान है वो पहले तो एक यहाँ पर होता था मुफ्त तालीम बालगा का सेंटर, वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा, अब पता नहीं क्या है, लेकिन उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया था नॉर्वेजियन ज़बान सीखने। नॉर्वेजियन वो उनके लिए मैं तो गया तो था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तुम नॉर्वेजियन पढ़ो। फिर मैंने कुछ 6 महीने नॉर्वेजियन वहाँ पर सीखी, जिससे मुझे हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने फिर अखबार पढ़ना शुरू किया। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, नॉर्वेजियन सीख ली, लेकिन ये बुक शॉप तक कैसे आए? एक वक्त था कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को क्रेज़ था दुकानों का, तो मुझे भी शौक़ चढ़ा, तो मैंने एक खाली दुकान ली जिसकी चाबी के लिए एक पाकिस्तानी को मुझे 10,000 करोड़ देने पड़े। दुकान शुरू की मैंने ये इन कालीनों के लिए। अच्छा, मैंने कालीन मंगवाए पाकिस्तान से? हाँ जी, ये कालीन भी ये तो इधर से लिया है, ये पाकिस्तान से आया। इन कालीनों को बेचने के लिए मैंने दुकान ली, तो कालीन तो नहीं बिके, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें और रखनी शुरू की। तो मुझे नॉर्वेजियनों ने बताया कि तुम जितनी मर्जी ये चीज़ें रख लो, जब तक तुम बियर नहीं रखोगे दुकान नहीं चलेगी। पहले उन्होंने कहा दूध, डबल रोटी, और फिर उसने कहा कि बियर। फिर मैंने दस्तखत करवा के बियर के लिए दरख्वास्त दी, तो फिर बियर मंजूर हो गई, तो फिर दुकान कुछ चलने लगी। चलने में लगी अच्छा। उसमें फिर हमने बच्चों को पढ़ाया पाकिस्तान में, उसी दुकान ने कवर किया, उसमें हमें फ़ायदा हुआ। ये जो है ना कालीनों के बाद किसी ने मुझे कहा कि सलवार कमीज़ उस वक्त बड़े पॉपुलर हो रहे थे, पाकिस्तानी सलवार कमीज की दुकान लगाई आपने? वो मैं मंगवाए। ये हमारी ग्रोसरी की दुकान है कंपन पे। ये हमारी लाडा रूसी गाड़ी है। ये जो आपकी ग्रोसरी की दुकान थी, हाँ जी, ये ओस्लो में ही थी? सेंट्रल हाँ ओस्लो जी, हाँ में? जी, हाँ, सेंट्रल में नहीं थी। ये थोड़ी सी बाहर कंपन उस मोहल्ले का नाम है, कंपन में थी। ये जो है ये इधर है सामने दुकान। अच्छा। यहाँ फिर वहाँ से हमने ये किताबों की दुकान, ये देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, अजीसर ब्लादर। अजीसर मैंने अखबारें, ब्लादर मैंने मैगजीन, और बेकर मैंने बुक्स। ये असलम गोरा नाम का बंदा है, शायर, लाहौर का पब्लिशर। ये आप ही की शॉप है? हाँ जी, ये हमारी शॉप है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, ये आपने कब कायम किया था ओस्लो में? ये 80s में। अच्छा, तो किताबों की दुकान की क्या सूझी थी आपको? किताबों की दुकान इसलिए जो बनानी पड़ी, वो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं 1980 में मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तानियों की एक तंजीम होती थी, पाकिस्तान वर्कर्स वेलफेयर यूनियन, मैं उसका सदर मुंतखब हुआ। तो मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान के लाइब्रेरी में
उर्दू में किताबें जो है चीन, रूस और इंडिया से, यानी 1980 में नॉर्वे में उर्दू ज़बान की किताबें चाइना से, रशिया से और इंडिया से आती थी। इंडिया से आती थी। हालांकि पाकिस्तानी यहाँ 10 साल पहले आ चुके थे। फिर मैं तो मैं लाइब्रेरी गया तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगवाते। मैंने कहा कि आप पाकिस्तानियों ने पढ़ना है तो रूस और चाइना तो अपनी ज़रूरत के लिए तर्जुमा करेंगे, वो तो अपनी आइडियोलॉजी बेचेंगे, इंडिया भी अपनी आइडियोलॉजी बेचेगा। हमें उर्दू लिटरेचर इसलिए नहीं चाहिए कि हमें सारी दुनिया की पढ़नी है, हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान से लोगों का रब्ता रहे। तो वो पाकिस्तान से ही आएगा तो रहेगा, नहीं रहेगा। तो यानी उसके बाद से तो उन्होंने शिकायत ये की, उन्होंने शिकायत वही की जो आज भी है कि हम पाकिस्तान वालों से रब्ता करते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। क्यों? तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है। फिर मैंने खत लिखा फिरोज शम्स को, तारीखी खत लिखा उसको, मैंने डांट डपट की। मैंने कहा कि आप लोग सोचते ही नहीं है कि हम कितना लड़ाई लड़ते हैं $1 के लिए। तो आप लोग वहाँ बैठे हुए खुदा बन के बैठे हुए। तो वो उनको फौरन जवाब आया और कुछ किताबें भी जो उन्होंने ऑर्डर की थी मिल गई। मैं इस वक्त ओस्लो की उस बुक शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर कि पाकिस्तान से आने वाली किताबें, डाइजेस्ट, मैगज़ीन्स, अखबार जहाँ और अखबारात मौजूद होते हैं। और जो ओस्लो में उर्दू के पढ़ने वाले हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, वो इस बुक शॉप से आके लेते हैं। सूफ़ी साहब इस बुक शॉप को चलाते हैं और यहाँ पे ढूंढने वालों को यहाँ पे ख़वातीन डाइजेस्ट भी मिल जाती है। मोहम्मद अनवर सूफ़ी की सवाने उम्री नॉर्वेजियन ज़बान में शाया हुई, जिसका नाम है ग्रोनलैंड का बुक सेलर। सूफ़ी साहब, ये किताब आप पर किसने लिखी और इसकी हिस्ट्री क्या है? ये किताब जो है उसको लिखने वाले का नाम है लीव हिल्दे बो। ये सिर्फ सवाने उम्री नहीं है, ये मेरे ख्यालात की भी सवाने उम्री है। सूफ़ी साहब कुछ अपनी ज़िंदगी के पुराने जो वर्क है ना वो भी हमें दिखाएं कि जो इस किताब में शामिल किए गए, आपकी पाकिस्तान में छोड़ी गई ज़िंदगी। हाँ जी, ये मेरा घर है, ये मेरे कॉलेज की है। हाँ जी, और मैं तस्वीर उतरवाने गया था तो उसने क्या वो फोटोग्राफर ने कहा था शेव तो करा लो। पहली दफ़ा फिर मैंने शेव कराई थी। रेडियो आज़ाद कश्मीर रेडियो मुजफ्फराबाद में असेंबली का इजलास हो रहा है और उसकी हम रिकॉर्डिंग। ये कौन से सन की बात है? ये 70s में। ये मेरी बारात जा रही है, ये बारात, ये मैं आ गया। ये मेरा दोस्त है गाने गवैया लाहौर का। ये फिर शादी के बाद हम जब मुजफ्फराबाद गए ना, ये दिलचस्प फोटो है। तो मुजफ्फराबाद में एक जलाला बाग है, जलालाबाद बाग। तो उस वहाँ पर हमने मैं और मेरी बेगम, ये उस वक्त कलर फोटोग्राफी नहीं होती थी। मोहम्मद अनवर सूफ़ी की ज़िंदगी की कहानी नॉर्वे में पाकिस्तानियों के 50 बरसों की कहानी है, जिसमें वतन से रिश्ता किसी सूरत टूटने नहीं दिया गया।